कारोबार के अलग अलग आइडियाज के साथ स्टार्टअप की दुनिया में नए दम के एंटरप्रेन्योर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इस नई पीढ़ी में कुछ ऐसे दमदार उम्मीदवार हैं जिन्हें बिजनेस के गुर विरासत में मिले हैं, लेकिन अपने पारिवारिक कारोबार की बागडोर संभालने के बदले बिजनेस के इन खिलाड़ियों ने चुने हैं अपने लिए नए रास्ते। मैं आज बात कर रही हूँ राधा कपूर से। राधा कपूर हम सब जानते हैं येस बैंक के प्रोमोटर और फाउंडर राणा कपूर की बेटी हैं, लेकिन इनका मैं एक अलग परिचय देने वाली हूँ। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम में और जान डालने की कोशिश कर रही हैं। राधा, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट मैंने आपके कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जिनमें आपने बात की है, लोगों से चर्चा की है। उसमें आपने अब तक को हमेशा एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर की तरह डिफाइन किया है। तो क्रिएटिव डिज़ाइन का जो आपका पैशन है, अब उसको आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जोड़ रही हैं, तो ये कहाँ पर मिलन हो रहा है? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ। तो जो हमने इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया है, उसका जो फिलॉसफी है, हम उसको टर्म करते हैं डाइस। डाइस मतलब डिज़ाइन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारी सोच है कि जो फिनटेक एरिया है ये इसी का एक बड़ा हिस्सा है। फिनटेक मतलब फाइनेंस और क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को जोड़कर जो बनता है। तो हमारी सोच है कि जो नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, फाइनेंस जो बिल्कुल कॉमन मैन की बेसिक नीड है, उसको नए हिस्से और नए सोच से हमें अभी अप्लाई करना है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमको ये एक्सेलरेटर मॉडल जो है इज़मी एस करके हमें लॉन्च करना चाहिए कि हम नए स्टार्टअप्स को करेक्ट मेंटरशिप दें, करेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाए और सही नेटवर्क से उनको मिलाकर कोलैबोरेशन करा पाएं। आपने एक चीज़ कही कि फाइनेंशियल्स को अलग से देखने की ज़रूरत है। आप ऐसे कह सकते हैं इसको अलग चश्मे की तरह से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक हमने देखा था बहुत ही एकेडमिक तरीके से बैंक्स फाइनेंस और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को चला रहे थे। किस तरह की इनोवेशन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अब तक हमने देखा है पेटीएम, मोबीक्विक जैसे बड़े मॉडल्स खड़े हो गए हैं। तो नया चैलेंज है अपकमिंग स्टार्टअप्स के लिए, अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आपका एक्सेलरेटर किस पर ज़्यादा जोर देगा? तो हमारी एक्सेलरेटर का फोकस रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंश्योरेंस, टेक, स्मार्ट पेमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ऐसे यूज़ की इस्तेमाल किया जाए। हमने काफ़ी पार्टनरशिप्स किए हैं, जैसे कि अमेज़ॉन और IBM के टेक्नोलॉजी यूज़ के लिए, लूथरा एंड लूथरा हमारे जो लॉयर एडवाइज़र हैं, ऑफिस जो हमारा इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। तो हमने ऐसे पार्टनरशिप किए हैं कि और फिर नेटवर्क्स जैसे कि आयन है, इंडियन एंजल नेटवर्क, टाई है और लेट्स वेंचर, जो हमारे लिए इन स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी ला सके। क्योंकि एक एक्सेलरेटर मॉडल आपने तैयार किया है, शुरुआत ऑफ कोर्स आपने लेकिन पहले डिज़ाइन स्कूल के साथ की और अब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही हैं। इसके अलावा कौन से दूसरे सेक्टर्स हैं जहां पर आप एक्सपैंड करना चाहेंगे, शायद हम इस मॉडल को स्केल करता देखें? हाँ, तो हमने पहले 2013 में जो स्कूल लॉन्च किया था, डिज़ाइन स्कूल, मेरे आल्मा माटर पार्सन्स के साथ। फिर उसके बाद हमने जो मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल इज़मी लॉन्च किया है, और फिर ये फिनटेक एक्सेलरेटर है। तो हमारी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर भी है जो फोकस करेगा फैशन टेक्नोलॉजी पे, वेरेबल टेक्नोलॉजी, बिग डेटा पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और ऑल्सो नए मीडिया पे जैसे कि AR, VR, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी। तो हम थोड़ी न्यू लेंस से देख रहे हैं और जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसी से कोलैबोरेट करके हम नए स्टार्टअप्स को लॉन्च करेंगे और इसके लिए हमने एक कॉर्पस फंड भी रखा है। क्या साइज होगा उस फंड का? तो होगा अबाउट $100 मिलियन हमने रखा है, तो इन सब वर्टिकल्स पर फोकस करने के लिए। ओके, और रफली कितना आप निवेश करने को तैयार होंगे इनिशियली कंपनियों में?
तो आई थिंक वो कंपनी पे डिपेंड करेगा कि उनके स्केल और साइज़ पे पहले जो सीड कैपिटल डालेगा, तो आई थिंक 2 से 10 करोड़ के बीच में। और हम चाहते हैं कि हम 100-150 के बीच में स्टार्टअप्स पहले साल में हम लॉन्च करें। और फिर इसे 2020 तक इसे 10,000 स्टार्टअप्स तक ले जाएं। तो प्लान्स बड़े हैं और स्केल करने का भी इरादा है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी ने एक बहुत बढ़िया बैंक तैयार किया और सबसे यंग बैंक है वो इस समय भारत का। अब हम देख रहे हैं येस बैंक का भी एक एक्सेलरेटर है, दूसरे कॉर्पोरेट्स भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश करें। तो जब ये फैमिलीज स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ रही हैं या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस लार्जली सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो एक नया बदलाव लेकर आएगा? क्योंकि अब तक जो भी हुआ है इस इकोसिस्टम में वो एंटरप्रेन्योर्स के खुद के बलबूते पर रहा है। तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा? तो हमारी यही सोच है कि हमें यंग स्टार्टअप्स पे, यंग एंटरप्रेन्योर्स पर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस करना चाहिए। और हमारे नेशन के लिए, इंडिया के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उससे रिजॉल्व करने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए फोकस करना चाहिए। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर के फेसबुक पेज के जरिए। साथ ही आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करें @AE हर्षदा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार एंड टेक केयर।